नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरे तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। और रणनीति क्या है वो हम आपको बताएंगे, किसकी रणनीति कैसी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार मोदी की गारंटी दी जा रही है और इस मोदी की गारंटी के सहारे ही 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी गारंटी नाम के पहिए को गाड़ी में यानी रथ में लगा करके रथ यात्रा भी देश भर में निकाल दी है। और इन रथ यात्राओं के जरिए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की तरफ से किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का लगातार काम भी किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यह रथ यात्रा निकली हुई है जो देश भर में घूम घूम कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ वहीं पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की भी एक यात्रा निकली हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और इस न्याय यात्रा के जरिए देश भर के लोगों को न्याय दिलाने की लगातार बात कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने के साथ ही विपक्षी दलों को भी एक साथ एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर आकर यह खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है मोदी नाम की, क्या जनता मोदी गारंटी, मोदी नाम पर जो गारंटी दी जा रही है उस पर विश्वास करेगी या फिर राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है उसमें भी 5 गारंटियां राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में दे दी हैं। अब कांग्रेस की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी गारंटी पर। लेकिन सवाल यहां पर यह भी एक खड़ा हो जा रहा है कि मोदी गारंटी को लेकर के जिस तरीके से कवायद की गई, भारतीय जनता पार्टी की जो पहल की गई और हम ये फिर कहें कि एनडीए खेमे की तरफ से जो पहल किए जा रहे हैं वो सारे पहल कहीं ना कहीं कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र कर लेते हैं। तो इंडिया गठबंधन में लगातार जो विपक्षी दल एक मंच पर आने का दावा कर रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं अब खटास नजर आ रही है, बिछड़ते नजर आ रहे हैं, छिटकते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता टूटते नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इन सारे पहलुओं पर नजर दौड़ा पाएगी और अपनी कमियों को सुधार पाएगी? क्या बड़े सवाल हैं। फिलहाल मोदी की गारंटी की हम बात कर रहे हैं तो मोदी की गारंटियां क्या है वो जरा देखिए। तो मोदी की गारंटी जो है उसमें सबसे पहले आर्टिकल 370 हटाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है, मोदी ने बड़ी गारंटी दी है। 370 धारा जो थी उस पर बड़ा काम किया गया। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात किया जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया का विस्तार, यह भी एक बड़ी बात कही जा रही है। यूपी नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं पूरा भारत को डिजिटल करने की बात की जा रही है, क्योंकि जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है खास तौर पर उन पर और फोकस किया जा रहा है। और यूपीआई का इस्तेमाल को लेकर के आपने देखा कि भारत से लेकर के विदेश दौरे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से डंका बजाया और देश भर में जो उपलब्धि है उसको गिनाया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तीसरी बड़ी उपलब्धि, पीएम आवास योजना, 2.5 करोड़ घर बनाए गए हैं और जिनके पास जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी उनको छत मुहैया कराने का काम केंद्र की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यह एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि 2.5 करोड़ घर बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद की जा रही है जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी। यह एक बड़ा काम माना जा रहा है और इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 37 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है देश भर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी एक बड़ी उपलब्धि अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में हासिल की है। एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में जिस तरीके से एयरपोर्ट का विस्तार किए जा रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में भी एक टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं। लगातार ये 2 अगर आज का हम जिक्र करें, इसके अलावा भी अन्य जगहों पर भी एयरपोर्ट लगातार निर्माण किए जा रहे हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर तय करेगा। ये बयान जो था प्रधानमंत्री का वो शायद किसी ने भूला नहीं होगा, किसी के जहन से अभी हटा नहीं होगा। डिफेंस के निर्यात 700 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ इसरो का बजट
5,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,500 करोड़ कर दिया गया है। बड़ी अचीवमेंट है इसरो को लेकर के भी। जिस तरीके से कहा जाता था कि बजट नहीं, उनके पास संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, उन जो कमियां थी उनको, सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। 11 करोड़ शौचालय बनवाए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में यह भी एक बड़ी उपलब्धि गिनी जाती है और यह कहा जाता है कि घर घर तक शौचालय का जो निर्माण कराया गया है, जो लोगों को दिक्कतें होती थी शौच के लिए, नित्य क्रियाओं के लिए, उससे भी एक निजात मिली है। राम मंदिर बना। राम मंदिर का मुद्दा 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम रहा है और लगातार राम मंदिर मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पर रही है। राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसका भी कहीं ना कहीं अब समाधान निकल गया है। समाधान इस तरह, क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। विपक्षी दल जो पूछते थे कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब होगा, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख भी निकल चुकी, राम मंदिर का निर्माण हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। 16वीं किस्त किसानों को लेकर के, एक तरफ जहां किसान आंदोलनरत रहते हैं और उसको लेकर के ये कहा जाता है विपक्षी दलों की तरफ से कि किसानों के हित में केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन 16वीं किस्त जारी कर लगातार जो किसानों को सहायता राशि दी जा रही है, उसके जरिए बीजेपी और केंद्र की सरकार इस बात को बताने में लगातार सक्षम है और समर्थ साबित होती है कि वो किसानों के हित में कड़े कदम उठा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला उत्तराखंड में जिस तरीके से यह पहल कर दी गई है और देश भर में लाने की कवायद की जा रही है, बात की जा रही, चर्चाएं की जा रही हैं। अमित शाह के बयानों से साफ तौर पर, गृह मंत्री हैं जो कि, उनके बयानों से साफ तौर पर झलकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लाया जाएगा देश में और इसका भी एक माहौल बना हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब मोदी की गारंटी पर विश्वास भाव विभोर करने वाला है, ये भी एक बात, क्योंकि जनता के बीच में मोदी की गारंटी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि देश भर के लिए है। और अक्सर आप सुनते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन जनसभाओं को संबोधित करते हैं उनमें इसका उल्लेख करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो इंदिरा गांधी की भी जब सरकार थी तो लगातार गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा दिया गया था और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था उसमें कांग्रेस ने एक लंबे समय तक शासन भी किया है, लेकिन गरीबी जस की तस। अब बीजेपी कह रही है कि हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विवाहित महिलाओं के लिए सालाना 12,000 रुपए का भी प्रावधान किया गया है, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बीजेपी लगातार पहल करती नजर आती है। 10 सालों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत बड़ी है। देखे हैं, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर होते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, चर्चाएं रहती हैं और उनकी चर्चाएं केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहती हैं जिस देश के दौरे वो करते हैं, बल्कि विश्व भर में उनकी चर्चाएं उस दरमियान रहती हैं। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि देश भर में जो विश्व भर में जो देश की शाखा 10 सालों में बढ़ी है वो किसी से छिपी नहीं है। और इन सारे मुद्दों को अगर हम जोड़ें तो इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता भारतीय जनता पार्टी को नजर आता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे कि लगातार आए दिन इस तरीके की बातें कही जाती हैं और ऐसे में जो मोदी की गारंटी अब देने की बात कही जा रही है, उस मोदी की गारंटी को आखिर जनता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार मोदी की गारंटी के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के नया पार करने की कोशिश कर रही है और लगातार एनडीए का भी अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो एनडीए को भी 400 पार ले जाने की बात नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं और एक टारगेट सेट कर दिए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है, एनडीए की गारंटी सब पर भारी पड़ती है विपक्ष पर, या फिर इंडिया गठबंधन की गारंटी एनडीए पर भारी पड़ती है। आएंगे और समझेंगे, अपने खास मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम चर्चा में जानेंगे कि किस दल की कौन सी रणनीति है 2024 के किला को फतह करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की हम बात कर रहे थे और इसी गारंटी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद क्या कुछ कहा है।
जरा वो आप सुनिए। वर्षों की तरफ नजर डालता तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का। तो नया विश्वास, नया जोश के साथ काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जनता का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। 100% आएंगे। 400 तो ऊपर ही आएंगे। ये काम नहीं कर रहा वो गरीबों के लिए। अभी देखिए सिलेंडर कम हुआ 100 रुपया है, 100 रुपया सिलेंडर कम हुआ है। और देखिए वहाँ राम मंदिर बनाया अयोध्या में, ये सब काम कौन कर सकता है? सबका राशन मिल रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है सबको। मेन चीज़ तो ये है, भाई और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल आएगी, बहुत अच्छी आएगी और सबसे आगे आएगी इस समय, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि बीजेपी ही आनी चाहिए और ज़्यादा आएगी अच्छी। और यहाँ पे देखिए हाल काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर भी दे रहे हैं सबको। अभी सिलेंडर पे कुछ पैसे भी कम कर दिए उन्होंने, 100 रुपये कम कर दिए सिलेंडर से भी। तो मुझे तो लगता है बीजेपी आएगी भाई। मोदी की गारंटी जो अब तक किया है, कहा उन्होंने किया ही, गरीबों के लिए किया, वेंडर्स के लिए किया है। तो हर तरीके से क्राइम मिनिमाइज किया है। जिस तरीके से उन्होंने अपना फ्लाईओवर और भी राम मंदिर का इस तरीके से बहुत अनेक काम किए। उस हिसाब से तो पब्लिक उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा भी लेकर के बीजेपी इस बार पूरी उम्मीद के साथ 400 के पार जाएगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता लोग सब एकजुट हैं, लगे हुए हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि ये हमेशा आए, हमेशा आए मोदी, हमेशा यही इंडिया के लिए वो हमेशा, उनको मेरी उम्र लग जाए तो यही हमेशा रहे और कोई आना भी नहीं चाहिए। क्या लगता है आंटी, इस बार मोदी जी सरकार की 400 पार सीटें आएंगी? बताया तो मैंने, हर बार मोदी, हमेशा मोदी। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, और जनता का क्या कुछ कहना है, जनता क्या कुछ समझ पा रही है, वो भी आपने सुना। आज हम अपने खास चर्चा रणनीति में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी क्या कुछ रणनीति है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच में। आपका सर विराजमान। और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अशोक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस खास मंच में। और आपसे भी हम समझेंगे कि आखिर किस पार्टी की और किस गठबंधन की क्या कुछ रणनीति बनती नजर आ रही है। सर विराजमान। और सबसे पहले सर अशोक सर, आपसे ही समझेंगे कि दावा जो किए जा रहा है, बड़ा बड़ा दावा है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, हम चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें या कांग्रेस की तरफ से कहें या फिर गठबंधन की जिक्र कर लेते हैं वहां पर, एनडीए और इंडिया का। क्या लगता है आपको, किसकी गारंटी? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी गारंटी दी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दे दी हैं।
अशोक सर, मोदी की गारंटी में कुछ दम लग रहा है। कारण ये है कि 10 सालों में उन्होंने जितना उनको करने को कहा था, जो उन्होंने गारंटी दी थी करने की, वो उन्होंने कर दिखाया है। तो लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा है। विश्वास बढ़ने से जो है आज हम सुन रहे हैं कि मोदी की गारंटी, जबकि अगर प्राइम मिनिस्टर की गारंटी होती तो बेटर होता। प्राइम मिनिस्टर देश के हेड होते हैं, इंडिविजुअल की गारंटी मैटर नहीं करती। लेकिन आज क्योंकि भाजपा जो है इंडिविजुअल के सिर पे ही सवार है और उनका ये सोच है कि जो चुनाव रूपी पंचतरनी को पार करना है वो मोदी का नाम लेके पार कर जाएंगे और उसके बाद 10 साल मुंह भी नहीं दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की तो ये हालत है। बाकी दूसरे राज्यों में कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, विकास हुआ है, नो डाउट, विकास के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कुछ दिशाहीन काम हुए हैं जिनके कारण लोगों में निराशा है, लोगों में रोष है। खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं इस बात को लेकर रोष है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य था जिसे 2 ड्यूटी क्षेत्रों में बांट दिया गया। वाली चीज ये है 370 सर 400 पार का जो नारा दिया गया है केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित तो नहीं रहेगा, मुझे लगता है। देखिए एक चीज से जो है ना वो आगे अलग अलग राज्यों का अगर हम जिक्र करें, डिफाइन करें, हम पूरे देश को लेकर के समूचे देश का अगर हम जिक्र करें तो उसमें किसकी गारंटी भारी पड़ती नजर आ रही है? गारंटी तो नो डाउट फिर मोदी जी की गारंटी जो है वो भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों से क्या होने वाला है, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों से क्या होने वाला है। आखिर एक सीट से भी जो है वो अंतर कहीं बढ़ जाता है। और जम्मू कश्मीर की निराशा की मैं जो लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बता दूं कि दुनिया भर में ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 377 हटने के बाद ना जाने कितनी क्रांति आ गई है। विकास की पता नहीं कौन कौन सी कितनी नई सीमाएं निर्धारित कर ली गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। बेरोजगारी के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बेरोजगारी मिटा दी जाएगी। बहुत यहाँ तो उपराज्यपाल जी जो है वो दावा करते हैं 70,000 करोड़ का निवेश होगा, जबकि संसद में कहते हैं 7,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अब दोनों में सही कौन है वो उसके लिए भी कोई गारंटी दे देनी चाहिए। मतलब एक गारंटी जनता की तरफ से आप कह रहे हैं या फिर जो दावे किए जा रहे हैं, जो कागजों में दावे किए जा रहे हैं, उन कागजों को सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी हालांकि आप भारी मानते हैं, लेकिन कामों को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के नाराजगी भी नजर आ रही है। हम समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रमोहन सर जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास हम आए उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। चंद्रमोहन सर, अभी आपने सुना कि अशोक सर ये जरूर मान रहे हैं कि गारंटी जो है वो मोदी की भारी पड़ने जा रही है, लेकिन एक सवाल वहां पर भी खड़ा हो रहा है कि जनता के बीच में आक्रोश भी है। बेरोजगारी के मुद्दे, रोजगार के जो मुद्दे आपने वादे किए थे उन पर आप खड़े उतरते नजर नहीं आ रहे हैं, और महंगाई का मुद्दा भी एक बड़ा मजबूत मुद्दा है जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर करता नजर आ रहा है, और जनता के जहन में सारे मुद्दे बैठे हुए हैं। इनको कैसे आप दूर करेंगे? सबसे पहली बात तो है, मेरे छोटे भाई अशोक जी जो बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात तो मानी है। मानी भी इसीलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो लाइफ है, अपना लाइफ जो स्टार्ट किया था अपनी जिंदगी का, वो 15 साल पहले समाज सेवा में किया। उसके बाद गुजरात के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। उसके बाद 3 बार 4 बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर देश की जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तब वो आज की डेट में गारंटी भी दे रहे हैं, लोग उनकी गारंटी मान भी रहे हैं, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, राहुल गांधी जब इनकी माता श्री हमारी सोनिया जी जब यहाँ की वो चेयरपर्सन थी, ये कहने में नहीं है वही चलाती थी देश को। मनमोहन सिंह जी तो वो आगे प्राइम मिनिस्टर नाम के थे, रिमोट से वो सरकार चलती थी। तब राहुल गांधी कहीं किसी चीफ मिनिस्टर बनता, कहीं काम करता, वो डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। कुछ करके दिखाए पहले। घूमने से कुछ नहीं हो रहा, लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग हो रही है बार बार। खोटा सिक्का नहीं चलता है, जितनी मर्जी बार हम चला लें उसको, कभी हम रात को चलाएं, कभी अंधेरे में चलाएं, कभी सुबह में चलाएं, फिर वो वापस आ जाता है घूम के। तो इसलिए
ये लेकिन लांची की करे। वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि सर दरअसल ये जो यात्रा वो कर रहे हैं ये जनता के लिए कर रहे हैं, वो राजनीति या सत्ता पर काबिज होने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा जब करते तब यात्रा करते थे, जब मनमोहन सिंह जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तब कुछ करके दिखाते, तब कुछ किया नहीं। तो अब आगे अगर एक देश का प्रधानमंत्री ईमानदार, एक गरीब का बेटा आज पूरे इस देश के लिए, समाज के लिए करने को क्या, आप कितने आप जाओ आज कितने हमारी बहनों को बाथरूम मिले हैं, कितने हमारे गरीब लोगों को आज मकान मिले हैं, कितने आज एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो मुद्रा लोन में कितना लोन मिला है, कितने लोग सेल्फ स्टाइड हुए हैं, कितने लोग स्टैंड अप के माध्यम से हुए हैं, कितनी इंडस्ट्री देश में और जम्मू कश्मीर में आ रही है, उसमें कितने लोगों को काम मिल रहा है। ये बात थोड़ी है कि बिल्कुल हमारे वो नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी काम ना करे तो लोग क्यों वोट देंगे बार बार। अभी 3 स्टेटों के चुनाव हुए हैं, 3 स्टेटों में हमने रिजल्ट देखे हैं कि तीनों स्टेटों में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन के आई हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग आज वोट इसीलिए दे। आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव हमारे सामने, अब पूरे देश में ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें सब दिख रहा है आपके सामने कि बीजेपी जो आंकड़ा लेके आदरणीय प्रधानमंत्री 400 पार का बोल रहे हैं, एनडीए 400 पार इस बार, और भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी। वो आपके सामने लोगों के इच्छा अनुसार कोई हाथ पकड़कर कोई मोहर या बोर्ड नहीं लगवा सकता है। और लोग जब भी कोई पोलिंग अंदर वोटिंग करने जाता है अकेला ही वोट करता है, तभी आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है आज देश के अंदर, उसका बूथ लेवल से लेके ऊपर तक पूरा तमाम संगठन स्ट्रॉन्ग है। और 12 महीने रोड तक क्लास हम लोग काम करते हैं। 5 साल चुनाव तो 5 साल के बाद आते हैं, 5 साल हम पूरा टेस्ट मैच खेलते हैं। और ये जो 5 महीने लास्ट आ जाते हैं इसमें 20-20 खेलते हैं, डे एंड नाइट काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल 24 आवर्स आप ये कह रहे हैं कि चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अशोक जी यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि क्या जनता को रोजगार नहीं चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो सरकार बनते ही 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या लोगों को पेपर लीक से, जो युवा है हमारा, उसको पेपर लीक से निजात नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही एक ऐसा कानून लाया जाएगा जो कि पेपर लीक से मुक्त कराया जाएगा। तीसरी गारंटी उन्होंने दी है कि जैसे ही कोई युवा ग्रेजुएशन क्रॉस करेगा उसके बाद पहली रोजगार उसके बाद बिल्कुल फिक्स कर दी जाएगी, यानी अप्रेंटिस कराया जाएगा सरकार की तरफ से, उसकी पूरी सहायता राशि दी जाएगी। ऐसे करके 5 महिलाओं के लिए उन्होंने और किसानों के लिए भी बात कही है। 5 गारंटियां दी हैं। क्या ये पांचों चीजें जनता को नहीं चाहिए? क्या जितनी भी गारंटियां दी हैं ये समय की ज़रूरत है। बेरोज़गारी आज बेशक मोदी सरकार को बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन बेरोज़गारी की समस्या यूं की तू खड़ी है। मैं कहूँगा बेरोज़गारी बढ़ी है। जितने दावे इन्होंने बेरोज़गारी हटाने के किए थे उसमें ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। और ये जो राहुल जो कह रहे हैं कि हम बेरोज़गारी हटा देंगे, बेरोज़गारी हटाना उनके बस की भी बात नहीं है। अगर बेरोज़गारी हटाने की वो क्षमता रखते हैं तो वो सॉलिड प्लान्स के साथ आए ना, वो बताएं दुनिया को कि कैसे कैसे बेरोज़गारी हटाई जाएगी। आज तो पूरी दुनिया में बेरोज़गारी की समस्या है। अगर वो इतने ज्ञाता हैं, इतने जानकार हैं, वो अगर बेरोज़गारी हटाने की दम रखते हैं तो अपना प्लान बताएं दुनिया को कि इस दम के ऊपर हम इस दम के साथ आगे आना चाहते हैं, ऐसे हम बेरोज़गारी हटाएंगे। कहने को तो इन्होंने भी कहा था कि हम भी बेरोज़गारी जो है हटा देंगे। इन्होंने तो कहा था हम करोड़ों में बेरोज़गारी हटाएंगे, हर साल करोड़ों युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। वो कहाँ दिया गया? देश की तो बात छोड़िए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मतलब मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल एक ही जैसे होते हैं, यानी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल सही, एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं, सॉलिड नीति के साथ कभी सामने नहीं आते। अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए ना, अपनी नीतियां लेके आए, एक दूसरे को कोसने का काम छोड़ दीजिए। राहुल क्या कर रहे हैं, मनमोहन सिंह ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, उसको मत कहिए। आप आगे क्या करेंगे, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं। अगर आपके पास सॉलिड योजनाएं हैं तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लोग चाहेंगे कि आपको वोट दें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया, उसके नाम पे वोट दे दीजिए, तो भाई साहब मनमोहन सिंह जी ने भी कहीं भी काम कम नहीं किया हुआ। आप जब वो वित्त मंत्री थे तब से लेके जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने काम किया है। 400 पार का जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो क्या एनडीए 400 पार नजर आ रहा है क्या आपको, और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस? देखिए, ये बड़ी विडंबना है, दुखद है कि लोकतंत्र जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है, जिसका कारण यही है कि विपक्ष हमारा जो है बड़ा कमजोर है। विपक्ष खत्म हो रहा है। विपक्ष का मिट जाना, खत्म हो जाना जो है किसी भी लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। और आज मैं कह रहा हूं कि विपक्ष कमजोर है, जिसके चलते भाजपा जो है कि कितनी भी सीटें ले सकती है, लेकिन ज्यादा सीटें ले जाएगी। मैं नहीं समझता कि वो भी देश के हित में होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से नेताओं में
मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे जो माला जप जप के जो वितरणी नदी, चुनावी वितरणी पार करने के जुगाड़ में रहते हैं, उनके कारण नुकसान भी हो रहा है देश को। जमीनी सत्ता पे जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, पैसे का मिसयूज हो रहा है। ये जो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, टाइलों के ऊपर टाइलें डाल रहे हैं कई जगहों पे, और कई जगहों पे ऐसे भी हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो स्कूल टीचर आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी ढांचागत सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। जब तक सुविधाएं नहीं सुधारी जाएंगी, जब तक सुविधाओं के ऊपर बात नहीं होगी, लोगों को कैसे बेरोजगारी से छुटकारा मिल पाएगा, इसके ऊपर बात नहीं होगी, तब तक कोई भी बात करना बेकार है, बेकार होगा। चंद्रमोहन जी, एक बड़ी बात देखी कही है, अक्सर ये बात विपक्ष के राजनीतिक दल जो हैं वो कहते हैं, उनके नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र बड़ी नाजुक स्थिति पर खड़ा हुआ है और सबसे बड़ी वजह अगर इसमें कोई है तो विपक्ष का कमजोर होना, ये कह रहे हैं अशोक जी। देखिए, जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी, तब यही राहुल गांधी जी उस वक्त ऑर्डिनेंस को फाड़ देते थे वहां पर। इस किस्म का इनका बिहेवियर था और ये अच्छा लोकतंत्र, अच्छा अपोजिशन पकड़ने देती ना। अगर राहुल गांधी नहीं लॉन्च हो रहा है तो प्रियंका को करें, वो नहीं हो रहा तो कोई कांग्रेस के अंदर थोड़े लोग तो है नहीं है, लेकिन वो पुत्र मोह से निकले ना बाहर सोनिया गांधी, तब जाके वो देश के अंदर अच्छे अपोजिशन आए। बार बार वही कर रहे हैं। बाकी जहां तक विकास का काम है, एजुकेशन का काम है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हैं, पहले कितने थे? IIT यहाँ पर है, IIM यहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, कितने स्कूल खुले हैं, कितने पैरामेडिकल हमारे कॉलेज खुले हैं। मैं अगर गिनती करूं तो शाम तक गिनते ही रहूं। और जितने भी ये सारे अगर डॉक्टर हमारी कितनी सीटें बड़ी हैं, डॉक्टर बड़े हैं, डॉक्टरों को काम मिल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट ही मिल रहा है और क्या चीज है। अगर हमारा 4 लेन बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, हमारे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जम्मू में एम्स बना है, लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अगर रेलवे हमारी जम्मू से, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, अपने जो छोटे भाई हैं जो बात कर रहे हैं हमारे चौक जी, जम्मू से अगर रेलवे आज कश्मीर जा रही है तो 110 किलोमीटर जो हमारा वो ट्रैक बन रहा है, तो उसमें जितना हमारा लेबर, जितने मजदूर, जितने इंजीनियर, जितने लोग टेक्नोक्रेट जितने काम कर रहे हैं, उनको काम ही मिल रहा है। ये काम नहीं है सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जितने बैठे हैं, ये आपका ये प्राइवेट सेक्टर है, आज कितने में जब आता हूं तो कितने बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो हमारा एम्प्लॉयमेंट है। आज इसी तरह आज हर फील्ड के अंदर आज एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक धारणा बन गई है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे नहीं और लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, ये दरअसल केवल प्रेजेंट टाइम का अगर हम जिक्र करें, वर्तमान समय का, तो ये अवधारणा अभी तो बनी नहीं है। जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तब आप भी यही शोरगुल मचाया करते थे। महंगाई हुआ करती थी तो आप लोग टमाटर लेकर के सड़कों पर बैठ जाते थे, प्याज की माला पहन लेते थे, चूड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह को भेजने के लिए आप तैयार रहते थे, चूड़ियां तक। लेकिन इसके साथ ही महंगाई का एक इतना बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि महंगाई हम खत्म कर देंगे, सरकार में आएंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 98 के चुनाव आपको याद होंगे, जब 98 के चुनाव लड़े जा रहे थे, इंदिरा गांधी लगातार उस दौरान प्रचार कर रही थी, माफ कीजिएगा, वो राजीव गांधी लगातार थे, भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह लगातार वो प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर अटल बिहारी जी का हम जिक्र करें, वो लगातार महंगाई पर आक्रामकता के तौर पर वो प्रचार कर रहे थे। और उसके बाद जब राजस्थान चुनाव हुए, महंगाई किस तरीके से वहां पर चरम पर थी, लोग वहां पर किस तरीके से उनकी जनसभाओं में कह रहे थे कि महंगाई के मुद्दे पर आप बोलिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उस दौरान वर्ड नहीं मिलते थे। अब अगर महंगाई के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर कुछ बोले तो मुझे लगता है जनता के बीच में एक सार्थक मैसेज जाएगा, एक इम्पैक्ट जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंकुश लगाया है महंगाई के ऊपर। जो महंगाई नहीं है जो उस टाइम की महंगाई बढ़ती जाती थी। आज आप देखिए पूरे देश के अंदर बहुत से काम हो रहे हैं। आप अगर अपने देश का विकास देखिए, हम लोग थे, हमारे पूरे विश्व के अंदर क्या हालत थी, देशवासियों के लिए कोई भी हमारा भारतीय बाहर जाता था तो किस एंगल से देखते थे। और हमारे जो चारों तरफ जो जितने भी देश थे, चाहे वो चाइना था या पाकिस्तान था, हमारी सुरक्षा की बात क्या थी। आज सुरक्षा हमारी चारों तरफ से वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैं आंख से आंख मिला के बात करूंगा, आंख झुका के बात नहीं करूंगा। आज से पहले क्या था, हर एक आदमी हमें डराता ही था। तो आज पूरे मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, 35 साल हमने मिलिटेंसी अब जहां पर झेली है। तो अगर यहाँ कभी यहाँ बम फट रहा है हीरानगर में, कभी सांबा में, कभी जम्मू में, कभी नगरोटा में, कभी वहां, तो बॉर्डर पे क्या हालत थी, चारों तरफ गोलियां चलती थी। तो क्या हमारे लोग रोज पलायन कर रहे थे। आज पिछले
2019 से जब से जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई है, उसके बाद आज तक देखो पत्थर मारने वाले कहां चले गए। आज विकास भी हो रहा है, आज काम भी हो रहा है। पूरा टूरिज्म, हिंदुस्तान का टूरिज्म पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टूरिस्ट इस साल आया है। 31 दिसंबर की बात करें, कश्मीर वही लाल चौक, यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आज तिरंगा लहराया जा रहा है। वहां पे हमारे जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, किस तरह 31 दिसंबर किस तरह वहां मना रहे हैं। डल लेक की अगर बात करूं, पूरे कश्मीर के अंदर अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जब कश्मीर का दौरा करके आए हैं, लाखों की तादाद में बख्शी स्टेडियम के अंदर लोग जो आए हैं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सीनियर सिटीजन नौजवान खासकर, तो आज ये परिवर्तन आया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों ने सुख का सांस लिया है। अब मैं तो ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग अब महसूस करते हैं कि देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के बाद अपने आप को आजादी महसूस कर रहे हैं। उनमें चाहे वेस्ट पाकिस्तान फौजी लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, जिनको बेचारे को कभी सोच नहीं सकते थे हमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमें सिटीजन राइट मिलेगा। अब वाल्मीकि समाज के कोई बच्चा अगर पढ़ जाता था, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, उसको महला ही ढूंढना पड़ता था। आज पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल रही है, गुजरू बकरवालों को रिजर्वेशन मिल रही है, गद्दी सिप्पियों को रिजर्वेशन मिल रही है। आज जम्मू कश्मीर का अवाम जो है, हम जाते हैं फील्ड में, लोग हमें कहते हैं आज जम्मू कश्मीर का अवाम, हर खिते का हर वर्ग के लोग जो हैं वो अपने आप को खुश है। ठीक है योगेश जी, एक मिनट अशोक सर, आप ही से सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, हालांकि 98 में वो रही नहीं, मुझसे निकल गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी भी थी, गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा दिया। बीपी 98 का मैंने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार चुनावों के दौरान इस बात का, महंगाई पर उनका बहुत बड़ा फोकस था, जो मैंने पढ़ा भी और सुना भी आप जैसे वरिष्ठ लोगों से। लेकिन वही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे नहीं थे, उसके पहले लगातार वो इस बात को लेकर के कहते थे कि डॉलर के मुद्दों को किस तरीके से उठा रहे थे कि रुपया किस तरीके से दिन प्रतिदिन घटता जा रहा। अब ये सारे मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों? योगेश जी, सबसे पहले 1 मिनट अगर अनुमति हो तो मैं बता दूं। हाँ। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं चंद्रमोहन जी, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी जो है वो ये धारा 370 हटने के बाद ही आई है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं हमने IIT लाया है, IIM लाया है। भाई साहब, IIT आया है जम्मू में, IIM आया है, जरा हमें ये भी बता दीजिए कि इसमें जम्मू कश्मीर को क्या मिला है। एक बिल्डिंग खड़ी करने के अलावा जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? आज मैं आपको बता दूं कि वहाँ क्लास 4 एम्प्लॉय भी जम्मू कश्मीर का नहीं है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई जी, साहब, बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे हैं, जब वो थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, 1% रिजर्वेशन नहीं है। आज पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ एक भी जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा जो है, वो वहाँ प्रोफेसर जो है वो जम्मू कश्मीर का, वाइस चांसलर जम्मू कश्मीर का नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर इतना, जम्मू कश्मीर के पास आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको वाइस चांसलर बनाया जा सके? वाइस चांसलर मतलब कोई भी प्रोफेसर की नियुक्ति भी अगर होती है, यहाँ जम्मू का व्यक्ति अवेलेबल होता है, जहाँ एलिजिबल होता है, वो पोस्टें रद्द कर दी जाती हैं, और ऐसे लोगों को सेक्रेटरीट से आपको जर्नलिज्म का प्रोफेसर बनाना पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है? ये तस्वीर जो खींची जा रही है कि धारा 300 यूटी बनने से पहले जम्मू कश्मीर था ही कुछ नहीं। क्या जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे? गुलाम नबी आजाद जी ने जो है ये मेडिकल कॉलेजेस लाने का प्रोसेस जो है, ये गुलाम नबी आजाद जी ने शुरू किया था। विकास का कार्य, जो जितने विकास के कार्य हमारे जगमोहन जी के टाइम में हुए, क्या आज तक हुए? मैं कहता हूँ गुलाम नबी आजाद जी ने अपने कार्यकाल में जितना विकास का कार्य किया है, जो दिशा उन्होंने समाज को दी थी, क्या उससे बढ़िया काम कहीं हुआ है? आप आज हमारे ऊपर लोगों को थोपने का काम कर रहे हैं। आज हमारे, पहले तो कहते थे मतलब कहीं ये जी इस संभाग के लोग जो है वो डोमिनेट हैं इस संभाग को, लेकिन क्या आज हमारे ऊपर जो है वो बाहरी राज्यों के लोगों को थोपा नहीं जा रहा है? क्या आज हमारे बात कही जा रही है कि पहले सड़कों का जाल नहीं था, अब कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, सैलानी बढ़ रहे हैं, पर्यटक देखिए समय के साथ विकास तो होता ही है, विकास भी हो रहा है, राज्य के जो आय के नजर आ रहे हैं। समय पिछले 50 साल तो किया नहीं विकास कांग्रेस ने, लेकिन जिन लोगों ने विकास किया है अभी तक उनको चांसेस नहीं लग रहे हैं कि सीट भी मिलेगी। मेरे को लगता है अभी तक गडकरी जी को सीट नहीं मिली है, तो अभी जिन्होंने विकास करवाया वो तो उनको तो मिटाने की कोशिश की जा रही है। हर्षवर्धन जी दिल्ली के इतने अच्छे नेता थे, उनको तो टिकट नहीं दी गई। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे जो काम करेगा, दो व्यक्तियों के आगे पीछे जो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा कारगर साबित होता दिखेगा, उसको मिटा देना है, उसे हटा देना है। तो मैं तो कहता हूँ तानाशाही बड़ी है, लोकतंत्र खत्म हुआ है। हमारे यहाँ पंचायत राज में चुनाव ये इसके बाद अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तो नहीं हुए, हमारी डेमोक्रेसी टोटली खत्म कर दी गई।
हमारे यहाँ तो हर किस्म के चुनाव होते थे, नगर पालिका थी, आप तो मेयर रहे हैं, किस पंचायत, अब उसके बाद मेरे क्यों भाई किस पंचायत की बात करेंगे? आप पंचायती राज था, सुनिए अशोक जी, 73 पूरे देश के अंदर लागू हो जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? ये दोस्तों, ये 317 हटने के बाद हम लोगों ने 74 अमेंडमेंट यहाँ लागू की, पूरे देश में बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? पहली बार हुए। हमारी सरकार आने, मोदी जी आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर आने के बाद पहली बार यहाँ डीडीसी, सुनिए चुनाव इससे पहले भी होते, सुनिए, पंचायती हुए, बीडीसी डीडीसी के नहीं हुए, बात समझो। और आज हमारे पहले जो जहां लोकल बॉडी सुनिए, लोकल बॉडी के चुनाव हुए ना 27 साल के, 27 साल के बाद हुए। सर डिरेल हो रहे हैं हम लोग, डिरेल होंगे सर, मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। चंद्रमोहन सर, एक बड़ा सवाल है कि अशोक जी ने अभी एक सवाल उठाया कि जब अपने जो आपके नेता हैं, जो आपके नेता बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया गडकरी जी का, जब आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं वो कि साइडलाइन लगाना चाहते हैं, तो फिर 400 का नारा जो आप दे रहे हैं वो कैसे संभव हो पाएगा? तब तो बड़ी चुनौती आ जाएगी आपके सामने। मोदी जी है ना, मोदी जी भीतर नहीं पार करवा देंगे। कोई किसी को साइड लाइन नहीं लगाया जा रहा है। अभी लिस्टें निकल रही हैं, हर टर्न बाई टर्न हर की बारी आती है, ये कोई बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार या एनडीए 400 पार जाएगा, वो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बूथ है, जो हमारी बूथ की मैनेजमेंट कमेटी है 11 लोगों की, और उसके ऊपर जो हमारा शक्ति केंद्र है, हर के ऊपर शक्ति केंद्र, हम उसको पावर हाउस कहते हैं, वो शक्ति प्लस हमारी ब्लॉक लेवल पे, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे प्रदेश लेवल पे, हमारे देश लेवल पे जो हमारा स्ट्रक्चर का ढांचा है, एक स्ट्रॉन्ग ढांचा, जो हम 5 साल मैंने बोला लगातार हम मैच खेलते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, और जब चुनाव आते हैं हम 20-20 खेलते हैं, डे एंड नाइट काम करते हैं, एक आदमी के पास 5-5 किस्म के काम होते हैं, तब जाके उसके रिजल्ट आते हैं। घर बैठने से या यात्रा ये घूमने से कुछ नहीं होने वाला। अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले थे, वहां से अमेरिका चले गए, वहां से कहां चले? ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चल। इनको पहले कहीं ना कहीं काम करना चाहिए था। ये नहीं कि मैं किसी प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, काम करने के बाद ही आए वो इस देश का नरेंद्र मोदी बना है, दूसरी बार और तीसरी बार वो बनने जा रहा है। मैं बात करूं अगर अपने देश की, हम कहां 11वें स्थान पे थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। जिस देश ने हमको गुलाम किया, इंग्लैंड है, वो भी हम वो 6वें स्थान पे है। तीसरी बार आने वाले में आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और तीसरी हम देश की हम इकोनॉमी पावर बनेंगे, और हमारा जम्मू देश, हमारा जो हमारा देश है वे विश्व गुरु की ओर बनने जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर राम मंदिर बना है, आज दुबई के अंदर, वहां जाके अबू धाबी के अंदर वहां राम मंदिर बन रहा है। अब क्या हालत है हमारी? आने वाले समय में पूरा देश हमारा जो है, देश के बच्चे जो है बहुत आगे जा रहे हैं। भाई साहब बात कर रहे थे अशोक जी के, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, कंपटीशन में आगे निकले, कश्मीर के बच्चे। मंदिर का मुद्दा भी आपका बड़ा कारगर साबित होगा 400 पार कराने में। लेकिन अशोक जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, संगठन की मजबूती की बार बार चंद्रमोहन जी जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल इनमें बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है और संगठित है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और सीटों को में बढ़ोतरी इजाफा करती जा रही है। क्या कांग्रेस में या हम विपक्षी गठबंधन में इस बात की कमी पाते हैं? क्योंकि अब भी लगातार चुनाव कम समय है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश जाइए, वहां पर चंद्रबाबू नायडू साहब भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा यानी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, टीडीपी भी आ गई है। लगातार इधर एक गठबंधन है कि वो बढ़ता जा रहा है, दलों को बढ़ाता जा रहा है, और एक दूसरा इंडिया गठबंधन है, वो लगातार घटते जा रहे हैं। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि भाजपा के पास एक भाषणी मशीन बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें जितने आरोपित होते हैं उनको वो डालते हैं, वो साफ होकर निकल के आ जाते हैं। तो डर जो, क्योंकि मैं तो कहता हूँ राजनेता कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए इनको डर सताता रहता है कि कल हमें कोई छापा ना पड़ जाए, हमें पुलिस गिरफ्तार करके ना ले जाए। तो उस चक्कर में विपक्ष ने तो बोलना ही बंद कर दिया है। तो कमजोर विपक्ष जब है तो आप जितना मर्जी नाचते रहिए, जितनी मर्जी सीटें लेते रहिए, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो राहुल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यही है, तो ये भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है। अभी तक अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये शुक्र करो कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति इनको मिल गया है अपोजिशन में, जिसको जितना मर्जी लताड़ते रहिए। मनमोहन सिंह जी एक बुद्धिजीवी आदमी है, उसके लिए जो मर्जी कहिए उन्होंने जवाब तो देना नहीं है आपका। लेकिन ये आप शीटाकशी करने के बजाय, आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय अपने प्रोजेक्ट्स बताइए कि आप कैसे गरीबी हटाओगे,
कैसे आप दावे करते हो जम्मू कश्मीर में आपने 7,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इंडस्ट्री आ गई, कहाँ आई? थोड़ा सा व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, इसके ऊपर बता दीजिए चुनाव से पहले कि भाई कितनी इंडस्ट्री आई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। ये कहते हैं टूरिज्म बड़ा प्रमोट हो गया। भाई साहब, वो प्राकृतिक नज़ारे आ जाते हैं, आपकी सुविधाएं कहाँ हैं? आपने बताइए मेरे को, जम्मू में कितनी जगह टूरिज्म स्पॉट्स है जहाँ पे आपने रहने के लिए लोगों की अच्छी व्यवस्था कर दी या खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी? ठीक है, एक राम मंदिर बनना है, राम मंदिर बनना सबके लिए गौरव। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन अशोक जी आप ये मानते हैं ना कि मोदी की गारंटी, सरकार बनाने की गारंटी, 400 पार की गारंटी नजर आ रही है? बिल्कुल सही है, मोदी जी की गारंटी जो है वो उसका असर जरूर दिखेगा। चंद्रमोहन जी, आप तो तारीफ कर दीजिए, कम से कम 400 पार की गारंटी मान रहे हैं। 400 पार पक्का ही हम इस बार करने जा रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने विधानसभा के संयोजकों को प्रभारी तय कर दिए हैं। अभी जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस ना अभी देश का संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। और अगर ये अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तय करे ना, ये करते ही नहीं है। करे खड़गे जी को करे किसी और को करे, ममता जी को करे या किसी और को करे, क्यों करे? वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। जब ये पैदा हुआ था, इसके कान में किसी ने फूंक मार के तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब वो ऐसे भामरू की तरह घूम रहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये जब तक ये रहेगा, ये कांग्रेस 0-0-0 तक जाती जाएगी। आने वाले बंदे इतने इंटेलिजेंट लोग छोड़ के जा रहे हैं, सारे लोग कांग्रेस को धीरे धीरे। अशोक चौहान वहां अभी मध्य प्रदेश में कल पचौरी साहब छोड़ के चले गए, जो मंत्री भी रहे सब एक करके सारे छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जहां बात कर रहे थे भाई अशोक जी, गुलाम नबी आजाद ने जिसने विकास किया, हम मानते हैं उनको, वो क्यों छोड़ के चले गए? यही बात बोल रहे हैं बार बार उसी को। किसी आरोप तो यही लग रहा है कि अभी देखिए कि लगातार आप जो एजेंसियों का प्रयोग करते हैं, डरा धमका करके इनके नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं, पार्टियों का तोड़ने का काम करते हैं। विपक्षी दल तो ये आरोप लगा ही रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हम नहीं लाए, पुरानी एजेंसियां चल रही है, वही एजेंसी है। आप भी अभी देखो, किसी आम आदमी को कोई पुलिस तंग नहीं करती है। हमारे यहाँ एक आप सुना होगा एक कहानी बाबा जीतो की। बाबा जीतो ने वो राजे महाराज के साथ जॉब करके यहाँ बहुत अनाज उगाया। जब अनाज उगाया तो राजा बेईमान हो गया, उसने बोला ये अनाज तो मेरा ही है, मेरी जमीन पे होगा। तो वहां उसने अपना शहादत दे दी। जिसने उस बाबा जीतो का दाना खाया हुआ है, आज तक वो उछल रहा है, वो कूदता रहता है। इसी तरह जिस देश ने हमारे देश का पैसा खाया हुआ है, हमारे लोगों का पैसा खाया हुआ है, उसका पैसा निकलेगा इस देश में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका पैसा निकालेंगे। जो लूटा है उसको इनको लुटाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी होगा, बड़े से बड़ा होगा, छोटे से छोटा होगा। आने वाले समय में और भी, जब तीसरी बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इन सब के ऊपर केस है, सब जमानतों पे है, आपको सब पता है। आने वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा, उसी तरह जो बाबा जीतो के साथ जिन लोगों ने किया था। आने वाले समय में और भी इनको अपना जो किया हुआ है उसको दिखाना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, मैं आपको बता दूं कि बाबा जीतो जी जो है वो एक किसान आदमी थे, भक्त आदमी थे। उनको राजनेताओं के साथ मत मिलाइए। राजनेता उदाहरण दिया, राजनेता ने उदाहरण दिया। मैं बता दूं, इनको राजनेताओं के साथ मत जोड़िए। राजनेता जो होते हैं वो जो सबसे गया गुजरा राजनेता भी होगा, वो भी अपना हित जानता है। बाबा जीतो तो बेचारा कर्मठ एक किसान थे, मेहनत करना जानते थे। और हमारे राजनेता जो है वो मेहनत करना भूल गए हैं। मोदी जी जो है किसी का हक खाओगे, हमारा गरीब आदमी अगर करते जा रहे हैं, हमें उनके सहारे कर लेनी है। योगेश जी भी अगर साल का 5,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं या 1,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं, एक माचिस की डिब्बी पे भी, जो हमारी बहन है जो माचिस की डिब्बी लेते हैं हम, उस पे भी एक्साइज है। मेरा कहने का भाव है, इस देश का जो पैसा खाएगा उसको एक का पैसे पाई का हिसाब देना पड़ेगा। एक नीति जो एक काम जो अच्छा हुआ है, ये हुआ है कि भ्रष्ट लोगों को अंदर देने का काम शुरू हो गया है। इस बार नहीं तो अगली बार जब दूसरी सरकार बनेगी तो इनका भी नंबर आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ये डर जो है ना, इसका लाभ जनता को जरूर होगा। बिल्कुल, चलिए, जनता को कैसे भी लाभ हो, लाभ होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणनीति में आप सही किस तरीके से एनडीए और इंडिया की रणनीति बनती नजर आ रही है, और क्या कुछ देश का सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है, और कौन 400 पार जा रहा है और कौन सरकार से बाहर जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।